यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर consolidated financial statement. By the way, this is holding company second class. Prepare consolidated financial statement as on 31/3/2020. आपको यहाँ पर बैलेंस शीट दिया गया है, दो कंपनी है, एक है एच लिमिटेड, एक है एस लिमिटेड। शेयर कैपिटल 200, 100, क्रेडिटर्स 800, 400। यहाँ पर भी एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, over here we will write say furniture 400, 200, investment 100, 300, debtors 500 or nil. Both sides are getting tallied, right? नीचे में एडजस्टमेंट में लिखोगे एज लिमिटेड bought 80% shares of S Limited for 90. बस यही तक एडजस्टमेंट है। एक बार जल्दी से इसका क्वेश्चन को कॉपी करो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स ऑफ टाइम, 3 मिनट्स ऑफ टाइम, कोशिश करो एक बार बनाने का। यहां पर सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बना लेना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, cost of investment is 100 less proportionate share capital 90%, और सब्सिडियरी का कैपिटल 100 रुपीज है, तो 90% ऑफ 100 90 रुपीज आ जाता है। तो फिर 90 पेमेंट करना चाहिए, हम लोग 100 रुपीज पेमेंट किया, देयरफॉर 10 रुपीज एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ, ये मेरा गुडविल हो जाता है। आफ्टर दिस उसके नीचे में माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोल के लिख लो 80% अगर हम लोग खरीदा तो बाकी कितना है 20%। अच्छा ये मैंने एक थोड़ा गलती कर दिया, जस्ट वेट, 80% शेयर खरीदा है तो दिस विल बी 80%। 20 रुपीज, और 20% ऑफ सब्सिडियरी का कैपिटल 100 रुपीज था, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी 20 रुपीज आ जाता है। नाउ
After this, we can start with our consolidated financial statement. पूरा लिखना है, consolidated financial statement. Particulars, एक ही अमाउंट का कॉलम. यहाँ पर सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल होल्डिंग का कैपिटल लेना पड़ेगा. होल्डिंग का कैपिटल कितना था? होल्डिंग का कैपिटल था 200 रुपीज. रिजर्व्स कुछ था नहीं, कैपिटल रिजर्व तो आया नहीं है, गुडविल आया है. तो नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड के बाद नंबर 2 माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20 रुपीज. नंबर 3 करेंट लायबिलिटी यानी कि क्रेडिटर्स और ट्रेड पेएबल्स भी बोला जाता है, दोनों को जोड़ के लिख दोगे 800 प्लस 400 1200 रुपीज. फिर आता है यहाँ पर एसेट्स. एसेट्स में नंबर 1 फर्नीचर 400 प्लस 200 600. फर्नीचर के बाद गुडविल. गुडविल इज इक्वल टू 20 रुपीज. नंबर 3 इन्वेस्टमेंट. अच्छा, एक चीज में मिस्टेक हुआ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में. यहाँ पर 90 रुपीज था ना, दैट वाज ओवरलुक्ड. मैंने 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट यहाँ डाला है होल्डिंग में, जिसमें से 90 रुपीज का इन्वेस्टमेंट उसने एस में किया है, सब्सिडियरी में किया है. तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में आप 90 रुपीज डालोगे तो 90 माइनस 80 आपका गुडविल 10 रुपीज ही आएगा. सर इन्वेस्टमेंट तो 100 है, इसका मतलब क्या हो रहा है? 100 में से 90 आपने एस में किया है, तो बाकी 10 आउटसाइडर में किया है. हम बोला था बैलेंस शीट में होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट नहीं लिया जाता है क्योंकि वो आपस का इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए नहीं लिया जाता है. बट दिस 10 इज ऑफ आउटसाइडर, ये आप इन्वेस्टमेंट में जरूर डालोगे. तो 10 रुपया जो बाहर इन्वेस्ट किया था प्लस सब्सिडियरी का 300 रुपया, तो इन्वेस्टमेंट विल कम 310 रुपीज. फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, होल्डिंग का 10, सब्सिडियरी का 300, 310. नंबर 4 डेटर्स, दोनों को जोड़ के लिखना पड़ेगा 500 प्लस नील तो 500. एक बार देख लो टोटल टैली हो रहा है कि नहीं. 1200 200 1420 330. नहीं तो डिफरेंस गुडविल 10 होगा ना यहाँ पर. 320 920 1420. आई होप बहुत जन का 1420 का टोटल आया था, बट आई डोंट थिंक आपका इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने सही किया होगा. आप लोगों ने गुडविल 20 किया होगा, इन्वेस्टमेंट को 300 किया होगा. प्लीज रेफर ऐसा जो मैंने अभी करवाया है, ऐसा कितना जन किया है और ये आपको समझ में आया कि नहीं आया. क्या आपने ऐसे किया था सब लोग जिसका 1420 आया था? इन्वेस्टमेंट को यू हैव टेकन 310, गुडविल वाज 10 और गुडविल वाज 20. यस, दिस इज द राइट वे. गलत हो जाएगा. आपको बोला है यहाँ पर सब में कि आपने एस लिमिटेड में कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना रुपए में किया? 90 रुपीज में. इट हैज बीन स्पेसिफिकली स्टेटेड. तो हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे. प्लीज एवरीबडी लेट मी नो, क्लियर और नॉट, कैन आई मूव फॉरवर्ड?
इफ यू कुड फाइंड आउट दैट अभी तक हम लोगों ने जितना भी सम किए थे वो सब सम्स में एक भी जगह में देयर वाज नॉट मेंशन्ड अबाउट प्रॉफिट्स और रिजर्व्स इन द बैलेंस शीट. रिजर्व एंड सरप्लस का कोई भी आइटम नहीं था, ना पीएल अकाउंट ना जनरली सब कुछ नहीं था. All those sums that we have done till now was exclusive of reserve and surplus. What if there was a reserve? सर मतलब हम आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा है. Say H Limited purchased 700 shares of S Limited on 1/4/2019. अभी तक हम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि कितना शेयर खरीदा. डायरेक्टली हम लोग को परसेंटेज दिया जा रहा था. अब अगर परसेंटेज नहीं देता तो परसेंटेज हम लोग को निकालना पड़ेगा. परसेंटेज ऑफ व्हाट? परसेंटेज ऑफ होल्डिंग. यहाँ 700 शेयर एस लिमिटेड का खरीदा गया है 1/4/19 को. ऑन दैट डेट एस लिमिटेड had a profit of rupees 500. ठीक है. अब नीचे में आपको बैलेंस शीट दे दिया एच और एस का. दिस बैलेंस शीट इज आफ्टर 1 ईयर 31/3/2020. H Limited, S Limited, H Limited, S Limited. ठीक है. अब शेयर कैपिटल इसका 10,000, इसका 5,000. ब्रैकेट में लिख लो ₹10 ईच. एक एक शेयर का दाम 10 रुपया है और सब्सिडियरी का कैपिटल है 10,000. एच लिमिटेड का कैपिटल है 5,000. ओके. आफ्टर दैट पीएल अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रॉफिट केम इनटू प्ले. तो यहां पर से प्रॉफिट 2,000 था और यहां पर प्रॉफिट 800 हो गया. फिर क्रेडिटर्स 1,000 and 1,200. Total comes up to 7 and 8,000 and total comes up to 12,000. Liability side done. Assets में आ जाइए. Fixed assets 6,000. Sorry. Make it 3,000. Investment में 4,000 फिर आता है मेरा करंट एसेट्स में 1,000, इसमें डैश, इसमें 6,000. This is 8,000, this is 12,000. Everybody please copy. Let us start with the solution. Now, this is the first time that you are getting two things in this sum. One is date. Another one is जिस दिन खरीदा है उस दिन का उसका प्रॉफिट का कंडीशन सिचुएशन. तो you will have to follow few steps. जैसे इसके पहले हम लोग का स्टेप हुआ था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से. लेकिन जब भी आपको डेट दे देगा एंड परसेंटेज इज नॉट गिवन, आपका पहला स्टेप विल बी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग और शेयर होल्डिंग. How many shares you have bought?
सर 700 शेयर किसका? सब्सिडियरी का। सब्सिडियरी के पास कितना शेयर था? सब बोलेगा सर 10,000। 10,000 इज द रुपीज वैल्यू अमाउंट। एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो हाउ मेनी शेयर्स आर देयर? 1000 शेयर्स आर देयर। तो 1000 में से 700 शेयर अगर आपने खरीद लिया तो व्हाट इज योर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग? परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इज इक्वल टू 70%. Is this okay everybody? Understood? तो मेरा फर्स्ट स्टेप आ जाता है परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग। फर्स्ट स्टेप का ही सेकंड पार्ट आता है डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन 1/4/2019। अब स्टूडेंट्स मेरे को पूछता है सर परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग तो समझ में आ जाता है, वो हमको चाहिए, तो व्हाट इज द नीड ऑफ डेट ऑफ एक्विजिशन? डेट ऑफ एक्विजिशन का काम बाद में बहुत आएगा। ये सम सिंपल है तो ज्यादा दिक्कत नहीं हो पाएगा, लेकिन बाद में बहुत जगह में काम आएगा, इसीलिए आप हर सम में सेम स्टेप्स फॉलो करोगे। फर्स्ट स्टेप परसेंटेज एंड डेट। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं सर परसेंटेज अगर दे दिया गया तो क्वेश्चन में, तो दिया है तो क्या हुआ? आप लिख लेना यहाँ पर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, अगर 80% दिया तो 80% लिख लेना। इस दिस सम इट वाज नॉट गिवन तो हम लोग निकाल लिया। तो परसेंटेज निकालने का टेक्निक याद रखना, 51 के ऊपर होगा, 51 या 51 के ऊपर होगा, नहीं तो होल्डिंग ही नहीं बनेगा। अब स्टेप नंबर 2, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस स्टेप। दिस स्टेप इज नोन एज एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट विल बी अ स्टेटमेंट जहां पर हम लोग प्रॉफिट को ठीक से बांटेंगे। सर प्रॉफिट को बांटने का मतलब क्या होता है? एक बार आप लोग सब लोग क्वेश्चन में आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन में बोलता है जब एस का शेयर हम लोग खरीदा तब एस के पास 500 रुपीज का प्रॉफिट उसका पीएल अकाउंट में पड़ा हुआ था। आप कितना परसेंटेज शेयर खरीदा? 70%। तो अगर आप 70% का शेयर खरीदोगे तो एस का जो 500 का प्रॉफिट था उसका 70% मालिक आप बन जाओगे, हाँ या ना? बट ये प्रॉफिट में क्या आपका कोई कंट्रीब्यूशन है? नो, दिस प्रॉफिट वाज मेड बाय द सब्सिडियरी बिफोर एंड। सब्सिडियरी ये वाला प्रॉफिट पहले से बना के रखा हुआ था, इसमें होल्डिंग का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो देयरफॉर इट इज क्वाइट ऑब्वियस, ये जो 4000 का इन्वेस्टमेंट किया ना, यहाँ पर 4000 का जो इन्वेस्टमेंट किया, दिस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स दिस 350 का प्रॉफिट। सर समझ में नहीं आया सर? ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप सब्सिडियरी का शेयर खरीदने जाते हो, सब्सिडियरी को पूछते हो कि हमको कितना रुपया देना पड़ेगा। सब्सिडियरी पूछता है आप कितना परसेंटेज शेयर खरीदोगे, हम बोलते हैं 70%। तो वो एक भाव आपको बोलता है, फिर तुम बोलता है अरे ये तो बहुत ज्यादा है। फिर सब्सिडियरी बोलता है रुकिए, अब ज्यादा है ऐसा क्यों सोच रहे हो? आप आज अगर आप मेरा शेयर खरीदोगे तो मेरा जो रिजर्व या प्रॉफिट में पैसा पड़ा हुआ है उसका भी तो आप 70% का मालिक बन जाओगे। बोलते हाँ ये बात तो सही है। तो फिर 70% ऑफ 500 की 350 का मालिक बन जा रहा है। तो फिर सब्सिडियरी जो दाम कोट करता है ना शेयर्स का, दैट इंक्लूड्स दिस प्रॉफिट। दिस प्रॉफिट इज नोन एज कैपिटल प्रॉफिट। क्या बोलता है इसको? कैपिटल प्रॉफिट। तो आज के बाद याद रखना कैपिटल प्रॉफिट होता क्या है। कैपिटल प्रॉफिट वही वाला प्रॉफिट होता है जो सब्सिडियरी का होता है बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन। होल्डिंग शेयर खरीदने से पहले का पीरियड में जो भी सब्सिडियरी का प्रॉफिट रिजर्व है वो सबको कैपिटल कहलाएगा, क्योंकि उसमें होल्डिंग का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। एंड इसके खरीदने के बाद थिंक 500 का प्रॉफिट था, उसके बाद प्रॉफिट कितना हो गया? 800 का प्रॉफिट। कितना से बढ़ गया? एक साल में 300 से बढ़ गया। ये जो 300 से प्रॉफिट बढ़ गया सब्सिडियरी का, इसमें होल्डिंग का कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो ये वाला प्रॉफिट को रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं। कितना रुपया? 300 रुपीज। आई होप दिस इज क्लियर। कैपिटल प्रॉफिट है बिफोर द होल्डिंग, रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है? आफ्टर द होल्डिंग। डोंट वरी, आफ्टर दिस सम आई विल राइट इट डाउन इन योर कॉपी। Excuse me, sir. Yes.
There is a glitch in the video. तो sir, First of all, you need to calculate percentage of holding. I am again repeating, percentage of holding कैसे निकलना पड़ता है, आप कितना शेयर खरीदे हो divided by total number of shares of the subsidiary. You are buying 700 shares of S Limited, and how many shares did S Limited had? S Limited के पास 10,000 रुपीज का शेयर कैपिटल है, 10,000 और 10 रुपया एक शेयर का दाम. तो हाउ मेनी शेयर्स आर देयर? 1,000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड इन द पब्लिक मार्केट में. टोटल 1000 शेयर है, तो 1000 में से 700 इफ यू बाई, देयरफॉर वी कैन से हम लोग के पास 70% का शेयर होल्डिंग आ जाता है. And we will have to write down the date of acquisition also. In this case it was on 1st April 2019. 1st April को खरीदा, लेकिन ये बैलेंस शीट आपको एक साल बाद का दिया हुआ है. जब आप खरीदने गया तब एस लिमिटेड के पास ऑलरेडी 500 रुपीज का प्रॉफिट पड़ा हुआ था. दिस मीन्स जब आप उसको पूछोगे सब्सिडियरी से कि भैया हम आपका 70% शेयर खरीदना चाहते हैं, कितना रुपया देना पड़ेगा, तो सब्सिडियरी आपको उसका प्राइस प्लस वो जो 500 का प्रॉफिट पड़ा हुआ था ना, उसका 70% यानी कि 350 भी आपसे मांग लेगा. क्योंकि आप जैसे ही उसका शेयर होल्डर बनोगे, उसका होल्डिंग कंपनी बनोगे, जो प्रॉफिट उसका पहले से बना हुआ था उसमें भी आपका हक आ जाता है. लेकिन ये प्रॉफिट में आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, इसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, बिकॉज तब आप होल्डिंग बना ही नहीं था. दिस प्रॉफिट वाज मेड बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन. तो ये प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है. क्या बोलता है? कैपिटल प्रॉफिट. कैपिटल प्रॉफिट फिर होता क्या है? द प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडियरी बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन. और एक्विजिशन के बाद जो भी प्रॉफिट सब्सिडियरी कमाता है उसमें होल्डिंग का भी कंट्रीब्यूशन आ जाता है, तो उसको हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाता है. जैसे इन दिस केस रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया मेरा 500 था शुरुआत में, साल का एंड में 800 रुपया, तो 300 रुपया से प्रॉफिट बढ़ गया. दिस 300 रुपया का प्रॉफिट जो बढ़ा ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज रेवेन्यू प्रॉफिट. ठीक है, इसी को कहलाता है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट. दैट विल बी डन इन दिस वर्किंग नोट नंबर 2. एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मेट हम आपको दिखा रहा है, जैसे बनाएंगे आप लोग भी वैसे बनाओगे. पहले तो आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, उसके बाद दो ठो अमाउंट कॉलम, एक होगा कैपिटल प्रॉफिट और एक होगा रेवेन्यू प्रॉफिट. ओपनिंग पीएल ब्रैकेट में 1/4/2019 को उसके पास कैपिटल प्रॉफिट कितना रुपया था? 500 रुपीज. फिर ड्यूरिंग द ईयर खरीदने के बाद जो प्रॉफिट होता है कितना हुआ? 800 हुआ था, शुरुआत में 500 था, तो 300 रुपया विल बी रिगार्डेड एज रेवेन्यू प्रॉफिट. अब इसको हम लोग बांटेंगे अमंग होल्डिंग एंड सब्सिडियरी. 500 300 से क्यों बांटेंगे सब समझ में आ जाएगा. एच लिमिटेड और एस लिमिटेड, यहाँ पर एच का ब्रैकेट में डालोगे परसेंटेज, कितना परसेंटेज मालिक? 70%, और एस 30%. तो 500 का 70% 350, और इसका आ जाएगा 150, और यहाँ पर 210 एंड 90. ये जो हम लोग ब्रेकअप किया, ये सब ब्रेकअप हम लोग का कहीं ना कहीं में काम आ जाएगा. इसके बाद हम आपको बना के दिखा रहा है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. जिस ऑर्डर में हम बना रहे हैं एग्जाम में भी आप उसी ऑर्डर में कोशिश करना वर्किंग नोट या स्टेप्स को बनाने का. कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में सबसे पहला आइटम आता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यू विल फाइंड 4000 रुपीज पूरा ही सब्सिडियरी में है. अब ध्यान से, लेस पहला वाला आता है प्रोपोर्शनेट शेयर कैपिटल, उसका 10,000 का था ना, तो 70% ऑफ 10,000 7,000 इनर कलम में डालोगे. क्यों सर? हम आपको बोला था ना ये 350 रुपीज ये भी आपका सब्सिडियरी आपसे मांग लेगा, क्योंकि इसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप मालिक बन रहे हो 70% का, तो 350 का प्रॉफिट का परसेंटेज आपके पास आ जाएगा. तो यू विल हैव टू पे फॉर दिस अमाउंट ऑल्सो.
दिस 4000 इंक्लूड दिस 350, तो वो भी हम लोग माइनस करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि कितना एक्स्ट्रा पेमेंट किया। इसको कहलाएंगे हम लोग कैपिटल प्रॉफिट। होल्डिंग का शेयर माइनस करोगे 350, 10, हम लोग को कितना पेमेंट करना चाहिए था? हम लोग को पेमेंट करना चाहिए था 7350, लेकिन हम लोगों ने कितना पेमेंट किया? हम लोगों ने 4000 पेमेंट किया। कम पेमेंट या ज़्यादा पेमेंट? सर कम पेमेंट। कम पेमेंट करते हैं तो हम लोग उसको कैपिटल रिजर्व कहलाता है। 3350 का हम लोग का कैपिटल रिजर्व आ गया। इसका बाकी का भी वर्किंग्स बाकी है, वी विल डू इट आफ्टर सम टाइम। पहले आप यहाँ तक रिवाइज करो एंड लेट मी नो वेदर दिस इज क्लियर और नॉट। ये जो हम लोग का आइटम्स आया है ना यहाँ पर 350, 150, 210 एंड 90, ये चारों आइटम कहीं ना कहीं काम आएगा। जैसे कि 350 हम लोग का काम आ चुका, किधर सर? 350 देखो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आ गया। तो यहाँ 350 आ जाता है, तो उस हिसाब से हम लोग का कैपिटल रिजर्व आ जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्किंग नोट बनाएंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट पहले हम लोग क्या करते थे, जितना भी कैपिटल था उसका 30%, 10,000 का 30%, तो मतलब 3,000। write it down like this way, proportionate share capital 30% of 10,000 is equal to 3,000। ना जल्दी से आप लोग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में आ जाओ। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में जो नीचे में 4 आइटम ब्रेकअप दिया हुआ है, वहां आप देख पा रहे हो एस लिमिटेड का नाम। एस लिमिटेड मतलब कौन? 30% का शेयर कौन, किसको क्या बोलते हैं? उसको माइनॉरिटी बोला जाता है। तो यानी कि जो प्रॉफिट मेरा पहले से था उसका 350 होल्डिंग मालिक है, बाकी 150 कौन मालिक है? बाकी लोग, यानी कि माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी में ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। ओके सर, क्या बोल के लिखेंगे? कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, सिंपल है। कैपिटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, कितना था कैपिटल प्रॉफिट वहां पर? 30% था ना, 150। रेवेन्यू प्रॉफिट 90। माइंड इट, सिर्फ सब्सिडियरी का लेना है। टोटल करो 3,240 रुपीज का मेरा माइनॉरिटी आ जाता है। लास्ट एक स्टेप, कॉन्सोलिडेटेड पीएल। सर ये क्या है सर? बता रहा है, ये तभी हो पाएगा जब आपका बैलेंस शीट में पीएल का बैलेंस दिया हुआ है, रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लिखोगे ओन। ओन मतलब होल्डिंग का खुद का पीएल कितना था? होल्डिंग का पीएल था, क्वेश्चन में जाओगे 2,000 रुपीज, और ये 800 को मैंने क्या किया, ये 800 और 500 का बाइफर्केशन किया ना, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में किया। तो 2,000 रुपीज ओन शेयर में जाओगे, लिखोगे आप लेकिन ये जो आपने उसका शेयर खरीदा, खरीदने के बाद जो सब्सिडियरी का प्रॉफिट हुआ दैट इज 300 रुपीज, वो 300 का 70% आपका कंट्रीब्यूशन है और 30% माइनॉरिटी का कंट्रीब्यूशन है। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है, ये तो आपने उसका मालिक बनने के बाद वहां पर अपना बुद्धि लगाया, तो उसका 210 रुपया आपको मिलना चाहिए। तो ये प्रॉफिट आपका होल्डिंग करने के बाद का प्रॉफिट है, देयरफॉर इट शैल बी क्रेडिटेड टू योर पीएल अकाउंट। आपका नॉर्मल इनकम की तरह माना जाएगा, तो कंसोलिडेटेड पीएल में आ जाएगा। फ्रॉम एओपी मतलब एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, या आप लिख सकते हो रेवेन्यू प्रॉफिट बोल के भी। 210 पूरा 300 मत लिखना, 2210
दिस कंप्लीट्स आवर वर्किंग नोट और स्टेप्स. आई एम टेलिंग यू, ये 5 स्टेप्स हर सम में होगा. ये पांचों स्टेप आपका हर सम में होगा और हर सम में मोटा मोटी सेम वे से होगा. दिस मेक्स योर सम लेंदी, बट दिस मेक्स योर सम इजी, बिकॉज आपको पता है कि ये स्टेप्स कैसे क्या होगा. अब ये स्टेप्स अगर आपका ठीक बन जाता है, इसके बाद कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही इजी होता है. कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेयर कैपिटल, अच्छा मैंने टी शेप में दिया था ना, नहीं आई मीन टू से वर्टिकल फॉर्मेट में दिया था. तो शेयर कैपिटल में होल्डिंग का शेयर था 5,000 रुपीज. फिर कॉन्सोलिडेटेड पीएल 2210. फिर कैपिटल रिजर्व, सब रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर्स फंड में आता है 3350. इसके बाद हम लोग करेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट. माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग का आ गया था 3240. नाउ वी विल जस्ट एड अप आवर करेंट लाइबिलिटीज. करेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या था? क्रेडिटर था 1000 प्लस 1200, 2200 रुपया. लाइबिलिटी साइड डन. एसेट्स में आ जाओ. फिक्स एसेट्स 3 प्लस 6 9000. इन्वेस्टमेंट तो नहीं आएगा क्योंकि वो पूरा ही सब्सिडियरी का था. और करंट एसेट्स में 1 प्लस 6 7000. तो फिक्स एसेट्स में 9000, करंट एसेट्स में 7000. प्लीज टोटल करके देखो ना टैली हो रहा है कि नहीं. कितना आ रहा है? इज इट टेलिंग? $16,000 आ गया राइट. तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, प्लीज रिवाइज. कोई भी डाउट है तो पूछो. दिस इज द बेसिक एडजस्टमेंट, हर सम में होगा, तो प्लीज अच्छे से क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट को. एवरीबॉडी रिस्पॉन्ड करो, हो गया तो. Let us start. Question number 4. The summarized balance sheet of H and its subsidiary S as on 31st December 2011 दिया हुआ है. अच्छा बात है. शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 5 लाख 1 लाख. नोट नंबर 1 में आ जाओ. 5000 शेयर्स, सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन. हाँ, 5000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच. 5000 इंटू 100 5 लाख. और 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच मतलब 1 लाख. तो होल्डिंग का नंबर ऑफ शेयर 5000 है, सब्सिडी का नंबर ऑफ शेयर 10,000 है. उसके बाद बोलता है रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व्स आर गिवन. पीएल में इसका 55, उसका 40. ट्रेड पेएबल में 20 एंड 35. नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स में नोट 2 में लैंड है, बिल्डिंग है. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 8,000 शेयर्स. 8,000 शेयर्स ऑफ व्हाट? एस लिमिटेड का. एस लिमिटेड का टोटल शेयर्स कितना था? नोट टू अकाउंट्स में जाओ. नोट टू अकाउंट्स आपको मिलेगा
10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब सब्सिडियरी का 10,000 शेयर था जिसमें से आपने 8,000 शेयर खरीदा 1,25,000 में, तो 8,000 शेयर खरीदा तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकल जाएगा 80%। उसके बाद इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वी विल जस्ट फॉलो आवर स्टेप्स वन बाय वन जो हम लोग पिछले सम में किए थे। सबसे पहला स्टेप, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। हम लोग शेयर खरीदा 8,000 और सब्सिडियरी के पास शेयर था 10,000। एटी परसेंट पूरा लिखना, डेट ऑफ एक्विजिशन। देखो डेट ऑफ एक्विजिशन नेक्स्ट पेज बैलेंस शीट के नीचे में बोला है, एच लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 1/1/2011, तो 1/1/2011, ठीक है। उस दिन सब्सिडियरी के पास प्रॉफिट था 25,000। खरीदने का टाइम पे जो प्रॉफिट होता है सब्सिडियरी का, उसको क्या बोला जाता है, अभी हम लोग सीखे थे, उसको कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। और खरीदने के बाद जो दो जन मिलके काम करके जो प्रॉफिट कमाता है उसको रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाता है। ओके, तो रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट के लिए एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट चाहिए। स्टेप 1 डन। मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 2, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहले आएगा आपका कैपिटल प्रॉफिट। लेट अस स्टार्ट, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, पर्टिकुलर्स पहले होगा। कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, सबसे पहले ओपनिंग पीएल, यानी कि 1/1/2011 में आपका पीएल का बैलेंस कितना था। नेक्स्ट पेज में बोला है 25,000 रुपया, तो वो कैपिटल प्रॉफिट में डालना है। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर आपका प्रॉफिट कितना से बढ़ गया, क्लोजिंग पीएल में 40,000 है। सब्सिडियरी का प्रॉफिट लेना, होल्डिंग का 55,000 मत लेना, पूरा सम गलत हो जाएगा। वी आर एनालाइजिंग प्रॉफिट ऑफ व्हाट, कौन सा कंपनी, सब्सिडियरी का कर रहा है। मेरा खुद का प्रॉफिट का एनालाइज करके क्या फायदा होगा, तो इसीलिए मेरा सब्सिडियरी का प्रॉफिट है क्लोजिंग 40,000 रुपीज और बिगिनिंग में था 25,000। Thus, there is a clear increase of 15,000 profit, which we will write on the revenue profit column. We are done with analysis of profit. Let us total and bifurcate among H and S. तो ये 25,000 शुरुआती प्रॉफिट, ये 15,000 ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट। H लिमिटेड का परसेंटेज 80%, तो S लिमिटेड का परसेंटेज कितना होगा, S लिमिटेड का परसेंटेज 20% होगा। तो ये 20,000, ये 5,000, ये 12,000, ये 3,000। गॉट इट एवरीबॉडी। उसके बाद एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट के बाद हम लोग का स्टेप 3, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। $1,25,000 लेस प्रोपोर्शनेट शेयर कैपिटल 80% of 1,80,000. If you want, you can show it in the bracket. 80% of 1,00,000 और कैपिटल प्रॉफिट
20,000, तो टोटल आता है 1,00,000. दिस मीन्स यू नीड टू पे 1,00,000, बट यू हैव पेड 1,25,000, so you have paid 25,000 more, which is our goodwill. कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हो जाने के बाद स्टेप 4, माइनॉरिटी इंटरेस्ट. माइनॉरिटी इंटरेस्ट में प्रोपोर्शनेट शेयर कैपिटल 20% ऑफ 1,00,000, 20,000 रुपया. फिर कैपिटल प्रॉफिट में सब्सिडियरी का शेयर 5,000 और रेवेन्यू प्रॉफिट का शेयर 3,000. तो अभी तक हम लोग 4 में से 3 आइटम डाल दिए. ये डाल दिए हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, और ये दोनों डाल दिए हैं हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट में. अब बाकी रहता है 12,000, जो मेरा कंसोलिडेटेड पीएल में आ जाएगा. लेट अस डू द टोटलिंग. 28,000. स्टेप 5, कंसोलिडेटेड पीएल. खुद का शेयर ओन पीएल में था मेरा 55,000, और मिलजुल के कमाया है वो लोग फ्रॉम एओपी. देखो रेट पिक एक ही भी नहीं है, 12,000, तो ये 12,000 भी आ जाता है हम लोग का. $67,000. अब हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे. सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी. नाउ यू विल हैव टू डू इट इन फुल फॉर्मेट नाउ, ठीक है. इक्विटी एंड लायबिलिटी. नंबर 1, शेयर होल्डर्स फंड. पॉइंट नंबर ए, शेयर कैपिटल. होल्डिंग का कैपिटल. होल्डिंग का कैपिटल पहले से कितना था? 5 लाख रुपीज. फिर पॉइंट नंबर बी, कंसोलिडेटेड पीएल. रिजर्व एंड सरप्लस बोल के कंसोलिडेटेड पीएल, ठीक है. 67,000. क्या यहाँ पर कोई भी कैपिटल रिजर्व आया है? नो सर, गुडविल आया है. तो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर्स फंड डन. इसके बाद नंबर 2, माइनॉरिटी इंटरेस्ट. माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग निकाला है 28,000. फिर नंबर 3, करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल को जोड़ के डालोगे. करेंट लायबिलिटी में था हम लोग का 20 + 35, 55,000. क्रेडिटर्स 55,000. टोटल करो या बाद में करो. फिर एसेट्स में आ जाओ. एसेट्स में मेरा गुडविल आया था, राइट. नॉन करेंट एसेट्स. पॉइंट नंबर ए, फिक्स्ड इंटेंजिबल. गुडविल 25,000. ब्रैकेट में गुडविल लिख लिया. 25,000. फिर पॉइंट नंबर बी, फिक्स्ड टेंजेबल. टेंजेबल में लैंड बिल्डिंग दोनों मिल के आएगा. नोट बना लेना इफ यू वांट, बट बैलेंस शीट में टोटल अमाउंट आएगा 1,00,000, 2,00,000, 2,90,000, 2,90,000. इन्वेस्टमेंट तो नहीं आएगा. फिर करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में इन्वेंटरीज जोड़ के लिखोगे 90 + 30, 1,20,000.
इसके बाद आता है ट्रेड रिसीवेबल्स 40 + 30 70,000। फिर आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,45,000। प्लीज टोटल और बोलो मेरे को कितना आ रहा है। आप नेक्स्ट लिख सकते हो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। एक कंपनी दूसरा कंपनी को कुछ बेच रहा है या खरीद रहा है, कुछ भी हो, आपस में ट्रांजैक्शन हो रहा है। एक को बोला जाता है डाउनस्ट्रीम एडजस्टमेंट, दूसरे को बोला जाता है अपस्ट्रीम एडजस्टमेंट। तो ये होता क्या है, जस्ट लाइक द नेम सजेस्ट, डाउनस्ट्रीम मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। इफ आई आस्क यू होल्डिंग और सब्सिडियरी में ऊपर में कौन रहता है, ऑब्वियसली होल्डिंग, दैट इज द सुपीरियर कंपनी। सबऑर्डिनेट कंपनी कौन हो गया, सब्सिडियरी कंपनी। तो डाउनस्ट्रीम मतलब होल्डिंग कंपनी इज सेलिंग समथिंग टू सब्सिडियरी, गेटिंग मी एवरीबॉडी। एंड अपस्ट्रीम मतलब सब्सिडियरी इज सेलिंग समथिंग टू होल्डिंग कंपनी। अपस्ट्रीम के बारे में बाद में डिस्कस करेगा, पहले डाउनस्ट्रीम को थोड़ा समझ लेते हैं। सोचो आपने, डाउनस्ट्रीम का डिस्कशन चल रहा है, एच लिमिटेड सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू एस लिमिटेड, एस लिमिटेड सब्सिडियरी है, फॉर ₹12,000। ठीक है ना, 10,000 का सामान उसने इसको 12,000 में बेचा, तो कितना प्रॉफिट किया, 2,000 का प्रॉफिट किया। ये 2,000, थिंक अबाउट दैट कि होल्डिंग और सब्सिडियरी का अलग कंपनी है। नो सर, दे आर पार्ट ऑफ द सेम कंपनी। हम लोग को कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाना पड़ेगा, हम लोग को ये वाला प्रॉफिट जो 2,000 रुपया का प्रॉफिट किया होल्डिंग में, ये प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा। क्यों सर, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, बाहर में किसी को नहीं बेचा। जस्ट लाइक डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को बेच रहा है, वैसे ही एक होल्डिंग कंपनी अपना दूसरा ब्रांच या दूसरा सब्सिडियरी कंपनी को सामान बेचा, सेल किया, सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रॉफिट में किया। वो प्रॉफिट होल्डिंग के लिए, होल्डिंग का स्टैंड अलोन बैलेंस शीट के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप होल्डिंग कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे, उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि बड़ा भाई छोटा भाई को बेचा, प्रॉफिट किया। थिंक अबाउट फ्रॉम द पेरेंट कंपनी, हार्डली मैटर्स। Therefore, we will have to eliminate this unrealized profit. In this case, our unrealized profit is 2,000. But सब्सिडियरी जो माल खरीदा होल्डिंग से, क्या वो पूरा अपना पास स्टॉक में रख दिया? अगर पूरा स्टॉक में बचा हुआ है तो आपको स्टॉक से प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। इफ नॉट, जितना का बाकी है उतने का। अब देखो यहां पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट made by H Limited is equal to 2,000। अब ये गुड्स अगर पूरा ही सब्सिडियरी के पास बचा हुआ है, पूरा ही अगर गुड्स सब्सिडियरी के पास क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है, तो थिंक अबाउट, हम लोग स्टॉक को क्या करता है, होल्डिंग का और सब्सिडियरी का जोड़ देता है, सब करंट एसेट्स को वही करते थे। तो सब्सिडियरी का करंट एसेट्स में जो स्टॉक है वो ऑलरेडी 2,000 रुपये से ज्यादा है, क्योंकि उसने वो खरीदा था होल्डिंग से, वो अपना कॉस्ट प्राइस में ही रिकॉर्ड किया, लेकिन उसमें 2,000 का होल्डिंग का प्रॉफिट है। जब आप मर्ज करोगे तब आपको वो प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा। देयरफॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट शैल बी reduced or removed from
inventories on the asset side and प्रॉफिट फ्रॉम द लाइबिलिटी साइड। अब लाइबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस रहता है, प्रॉफिट रहता है। मेरे को बोलो ये सेल कौन किया है, होल्डिंग या सब्सिडरी? होल्डिंग कंपनी बेचा गुड सब्सिडरी को। होल्डिंग का प्रॉफिट को हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या बोलता है? होल्डिंग का प्रॉफिट को हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कंसोलिडेटेड पीएल बोलता है। याद है कंसोलिडेटेड पीएल में ओन बोल के लिखा था। तो खुद का जो प्रॉफिट होता है प्लस सब्सिडरी से जो मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट आया, दोनों मिलके मेरा हो जाता है कंसोलिडेटेड पीएल। तो हम लोग को ये लिखना रिड्यूस करना पड़ेगा। एक एसेट साइड में इन्वेंटरी से माइनस करोगे तो एसेट फॉल हो गया, तो आपको लायबिलिटी साइड में भी किसी ना किसी से माइनस करना पड़ेगा। कहां से माइनस करोगे? रिड्यूस फ्रॉम इन्वेंटरी टू द एसेट साइड एंड फ्रॉम consolidated PL on the liability side. बस सिंपली आपको बैलेंस शीट में इन्वेंटरी को माइनस करना पड़ेगा 2000 से, और कंसोलिडेटेड पीएल जो आया था वहां पर आपको 2000 रुपया माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपका बैलेंस शीट करेक्ट आएगा, परफेक्ट आएगा। आई वुड लाइक टू आस्क एवरीबडी, यहाँ तक मैंने जो भी कॉन्सेप्ट बोला डाउनस्ट्रीम के बारे में, क्या आपको समझ में आया? डू नॉट थिंक अबाउट अपस्ट्रीम नाउ, जल्दी से बोलो मेरे को। ओके, let us come to question number 5. क्या था मेरा यहाँ पर एच और सॉरी आर एंड एस। अच्छा नहीं, देखो बैलेंस शीट में ना एच एंड एस ही दिया हुआ है, ऊपर में नाम आर एंड एस लिखा हुआ है, बट बैलेंस शीट में कॉलम्स एच एंड एस ही है, तो आप एच एंड एस करके कर लेना। तो आप देखो यहाँ पर होल्डिंग का शेयर कैपिटल में नोट 1 दिया हुआ है। नोट 1 एच का 4 लाख, एस का 1.5 लाख, दोनों का शेयर 10 रुपया करके है। तो हाउ मेनी शेयर? 40,000 शेयर और 15,000 शेयर। रिजर्व एंड सरप्लस में नोट 2, नोट 2 में देखोगे नीचे में दिया हुआ है जनरल रिजर्व और पीएल, ठीक है। अच्छा जनरल रिजर्व पहली बार दिया हुआ है, ओके। उसके बाद डिबेंचर दिया हुआ है, कोई काम का नहीं है। करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स दिया हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 15,000 शेयर। तो लेट अस कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग फर्स्ट। परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग, हम लोग कितना शेयर खरीदा? बोल दिया है 15,000 शेयर। सब्सिडियरी के पास कितना शेयर था? 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 10, अच्छा लेट मी डू वन थिंग, इसका एक फिगर को आप लोग एक बार हल्का से थोड़ा चेंज करो, बिकॉज 100% आ जाएगा फिर। 100% में इजी है सम। 15,000 शेयर्स, कीप इट लाइक दैट, कीप इट लाइक दैट, ओके। हम होमवर्क दे देगा आपको चेंज करके। तो 15,000 शेयर, सब्सिडरी का कितना शेयर था? 1.5 लाख बाई 10, तो 15,000 शेयर सब्सिडरी का भी है। तो therefore परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग इज इक्वल टू 100%, मतलब माइनॉरिटी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन हम लोग का है नीचे में बोला है 1/1/2011, एडजस्टमेंट नंबर ए। नंबर 2 एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पर्टिकुलर्स के बाद 3 कॉलम करोगे, 2 कॉलम नहीं। कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लास्ट रेवेन्यू रिजर्व। सर क्यों? बिकॉज रिजर्व दिया हुआ है यहाँ पर इसके लिए। सबसे पहले ओपनिंग पीएल,
ओपनिंग पीएल 1111, कैपिटल प्रॉफिट में जाएगा। नीचे में देखो जनरल रिजर्व 25,000, पीएल 10,000, तो 10,000 डालोगे। पॉइंट नंबर ए के अंदर में ड्यूरिंग द ईयर पीएल में हम लोग देंगे जाएंगे ये क्या नाम है आपका, नोट टू अकाउंट्स में जाओ। नोट टू अकाउंट्स में जाओगे तो देखोगे रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडियरी पीएल कितना है। सब्सिडियरी का पीएल 25,000 है, तो 10,000 से 25,000 हो गया, तो 15,000 रेवेन्यू प्रॉफिट में आ गया। ठीक है, पीएल ओवर रिजर्व, रिजर्व नीचे में बोला है 25,000, तो वो कैपिटल प्रॉफिट में ही जाएगा। 1111 रिजर्व क्लोजिंग कितना है 40,000, 25,000 था, 25,000 से 40,000 हो गया रिजर्व, यानी कि 15,000 से बढ़ गया। रिजर्व जो करंट ईयर में आप होल्डिंग बनने के बाद जो रिजर्व बनता है उसको रेवेन्यू रिजर्व कहलाता है। तो रेवेन्यू रिजर्व में 15,000। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो या रिजर्व हो, दोनों कैपिटल प्रॉफिट में जाता है, लेकिन एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट, एक्विजिशन के बाद का रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व। दिस इज 35,000, 15,000, 15,000। देखो यहाँ पर तोड़ना है आपको, एच में 100%, एस में नील, तो वो सब एच को मिलेगा। 35,000, 15,000, 15,000, एस को पूरा नील हो जाएगा, डैश डैश डैश। इसके बाद का जो स्टेप्स है ना, माइनॉरिटी, पहले कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, फिर माइनॉरिटी, फिर कंसोलिडेटेड पीएल, ये 3 स्टेप आप लोग कोशिश करो। वी विल ज्वाइन आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। स्टेप 3 में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ₹2,00,000 less proportionate share capital सिंस 1.5 लाख का पूरा है हम लोग का, तो 1,50,000 जाएगा। कैपिटल प्रॉफिट 35,000, 1,85,000, तो 15,000 हम लोग का गुडविल आ जाता है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूरा 0 आएगा, नील। नंबर 5 consolidated PL and consolidated reserves। तो रिजर्व क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिजर्व्स भी दिया हुआ है, CPL और कंसोलिडेटेड रिजर्व। सबसे पहले खुद का शेयर ओन, खुद का पीएल में 30,000, खुद का रिजर्व्स में 50,000, फ्रॉम एओपी प्रॉफिट है 15, रिजर्व है 15, लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। सर क्या बात कर रहे हैं, कहाँ से आया,
Please come to the last line of the sum. H Limited sells goods at a profit of 25% on cost. और क्वेश्चन में एसेट्स में करंट एसेट्स में आ जाओ, ब्रैकेट में बोलता है 10,000 इन्वेंटरीज इन ट्रेड परचेज फ्रॉम एच। एच से मैंने 10,000 का सामान खरीदा। कौन? एस लिमिटेड। तो ये एस लिमिटेड ने खरीदा तो एच ने बेचा, एच ने इसको बेचा 10,000 में, तो प्रॉफिट कितना? अनरियलाइज प्रॉफिट 10,000, 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट को 100, प्रॉफिट 25, सेल्स 125। तो 10,000 सेल्स प्राइस, 125 ऑल्सो सेल्स प्राइस, इनटू हमको प्रॉफिट निकालना है। 2,000 रुपीज का प्रॉफिट किया था होल्डिंग ने, तो उसका सीपीएल में घुसा हुआ है, माइनस कर देंगे 43,000, 65,000। ये हो जाने के बाद वी विल प्रिपेयर बैलेंस शीट। बट आई वुड लाइक टू आस्क एवरीबडी, क्या आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आया? कोई भी पोर्शन इस एडजस्टमेंट में जो हमको समझाना है, फिर से बोलो एक बार। ओके, बैलेंस शीट जल्दी से बना दे रहे एक बार। consolidated financial statement, equity and liability, shareholders fund, शेयर कैपिटल, सिर्फ होल्डिंग का कैपिटल आएगा 4 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में कंसोलिडेटेड पीएल 43,000, consolidated reserve 65,000, गुडविल आया था, ये कैपिटल रिजर्व आया था, गुडविल आया था तो यहाँ नहीं आएगा। इसके बाद माइनॉरिटी तो कुछ होगा नहीं, नील। नॉर्मली सम में आपको कभी भी माइनॉरिटी नील नहीं रहेगा, इसीलिए हैबिट लाने के लिए मैंने नाम लिखाया अमाउंट में नील। पॉइंट नंबर 3, इसके बाद हम लोग का नॉन करंट लायबिलिटी 12% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स 2 लाख का है। उसके बाद करंट लायबिलिटी 3,20,000 प्लस 2,85,000, 6,05,000 आ रहा है क्या? लायबिलिटी साइड डाउन, डन। टोटलिंग बाद में कर लेंगे, एसेट्स में आ जाते हैं हम लोग। गुडविल आया था, तो एसेट्स में सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स में ए फिक्स्ड एसेट्स, टैंजेबल, अच्छा टैंजेबल को पहले लिखना है, इंटेंजेबल बाद में आता है। 7,40,000, बी फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजेबल, गुडविल। गुडविल कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आ जाओ, 15,000 का आया था। पॉइंट नंबर 2, करंट एसेट्स 2 लाख, सॉरी 3 लाख का था, होल्डिंग का
सब्सिडियरी का 2,60,000, अब ये 2,60,000 में अनरियलाइज प्रॉफिट घुसा हुआ है -2,000, 5,58,000 आई गेस। टोटलिंग करके देखो टैली हो रहा है कि नहीं। $13,13,000 आ गया लाइब्रेरी साइड का टोटल। और एसेट्स में yes, both sides are tallying. Thus, it is quite clear that balance sheet is very simple. What matters is your working notes. I am showing you once more cost of control and analysis of profit. If you have any queries, feel free to ask me. That's all for today.